रोहित हेयर। आज हम लोग कथक डांस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि बिरजू महाराज जो कथक के मैस्ट्रो कहे जाते हैं, उनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका निधन हुआ, दिस इज़ अ नेशनल लॉस, ये तो राष्ट्रीय क्षति है। पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिस डांस फॉर्म के ये मैस्ट्रो हैं, वो डांस फॉर्म हमारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से कथक डांस को इतने अच्छे से कर लें कि इससे कुछ भी नहीं बचता हो, और इस वीडियो के माध्यम से यू शुड बी इन पोजीशन टू स्कोर फुल। इसको कंसेप्चुअल एंगल से हम लोग डील करेंगे, थोड़ा सा बिरजू महाराज के बारे में हम लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। आज 83 साल की उम्र में जो कथक मैस्ट्रो हैं, इनका निधन हो गया है। हार्ट अटैक से इनकी देहांत हुई है। जब इतने बड़े लोगों का देहांत होता है जो आर्ट के फील्ड में इतने महारथी हैं, तो ये राष्ट्रीय क्षति है, यह नेशनल लॉस है। बिरजू महाराज लखनऊ घराना के, अगर आप कथक डांस देखेंगे तो उसमें घराना डिवाइडेड है, उसको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो लखनऊ घराना के थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला गया इनके डांस फॉर्म के लिए। पद्म विभूषण अवार्ड मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इतने फेमस क्यों हुए। और भी डांसर्स बहुत हैं कथक के, पर वाई पंडित बिरजू महाराज इज सो फेमस। इसलिए आप देखते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को उतना नहीं, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस वगैरह के प्रति उनकी रुझान कम है, पर इन्होंने डांस जो इनका फॉर्म है कथक, उसमें मैथमेटिकल एंगल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसमें नंबर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जब मैथमेटिक्स और नंबर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं डांस फॉर्म में, तो डांस का वो मूव क्यों है, वो साइंटिफिक हो जाता है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि कथक को ये मेयर डांस फॉर्म से इसको साइंटिफिक रूप से कन्वर्ट करते हैं, इसमें साइंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, मूव के बारे में बताते हैं, और इसलिए बहुत फेमस हैं। और युवा, जो आज के युवा हैं, वो कथक डांस के प्रति इनके चलते रुझान बढ़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डांस, ड्रामा, आर्ट और म्यूजिक के क्षेत्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसको साइंटिफिक बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर जो लोग सीखे हैं इनसे, उनका ये मानना है कि ये साइंस बेस्ड इनकी डांस है कथक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कथक डांस फॉर्म है क्या। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कि एक नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि की कृति है। भरत मुनि के बारे में ये कहा जाता है कि इसका एग्जैक्ट टाइम तो हमें नहीं पता, पर ये मोटा मोटी माना जाता है कि 200 बीसी से 200 एडी के बीच में नाट्य शास्त्र का कंपाइलेशन हुआ है, या नाट्य शास्त्र लिखा गया है। नाट्य शास्त्र इतना फेमस क्यों है? इसको डांस, ड्रामा और म्यूजिक का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इट इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अभिनव गुप्त जो हैं, वो एक किताब लिखते हैं 10th सेंचुरी एडी में, अभिनव भारती। ये बहुत ही फेमस बुक है, अभिनव भारती। ये जो अभिनव भारती बुक है, इट इज नथिंग बट इट इज अ कमेंट्री ऑन नाट्य शास्त्र। इट इज अ कमेंट्री ऑन नाट्य शास्त्र। तो आप ये पा रहे हैं कि हमारा बेस जो है, हमारा बेसिक रहेगा नाट्य शास्त्र। जिस तरह से वेद है और डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी निकल के आता है कि उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी, तो ये नाट्य शास्त्र हमारा बेस रहेगा। और इस नाट्य शास्त्र का आप देखते हैं कि जितने भी डांस, ड्रामा, म्यूजिक में कंट्रीब्यूशंस हैं, ये इसके इंटरप्रिटेशन रहेंगे। इसको कौन लोग कैसे इंटरप्रेट करेगा, वहां से डिफरेंट स्कूल्स निकलेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि की जो कीर्ति है, इंसाइक्लोपीडिया है, इसी का डिफरेंट लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती लिखा है, जो एक अलग फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ नाट्य शास्त्र है। तो डांस, ड्रामा, म्यूजिक के लिए नाट्य शास्त्र ही हमारा बेस रहेगा। अब आपके जहन में आएगा
कि क्लासिकल म्यूजिक क्या है। जो भी डांस फॉर्म नाट्य शास्त्र को, जो नाट्य शास्त्र में बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, नाट्य शास्त्र के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जो डांस फॉर्म नाट्य शास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसको आप क्लासिकल डांस कहते हैं। देखिए, इससे सिंपल रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता हो जाएगा। जो भी डांस नाट्य शास्त्र में जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, अभी हमने आपको बताया कि ये इंसाइक्लोपीडिया है, यही बेस रहेगा। तो जो भी डांस फॉर्म इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे वो क्लासिकल डांस कहलाएंगे। कितने क्लासिकल डांस हैं हमारे देश में? 8 क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल डांस की सूची कौन देता है? संगीत नाटक एकेडमी जो है वो डिसाइड करता है, क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी इस चीज का एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। उसको पता है कि कौन सा डांस फॉर्म नाट्य शास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। तो देश में 8 क्लासिकल डांस हैं, क्योंकि यही 8 क्लासिकल डांस जो हैं इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आपके जहन में पहला प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले तो ये बताइए कि ये बेसिक प्रिंसिपल है क्या, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नाट्य शास्त्र। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नाट्य शास्त्र 3 है, यही 3 उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल का नाम है नृत्य, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है नृत्य, और तीसरा बेसिक प्रिंसिपल है नाटक। देखिए, देश में तो बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, अनलिमिटेड डांस फॉर्म हैं, पर मात्र 8 डांस जो हैं ये तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नृत्य को, नाटक को, ये तीनों कंपोनेंट उनके डांस फॉर्म में होता है। पहला बात है कि नृत्य क्या है? ये प्योर डांस स्टेप्स हैं। इट इज अ प्योर डांस स्टेप। मतलब क्या है कि इसमें इमोशन नहीं झलकेगा। इट इज शोइंग द ब्यूटी बाय मेकिंग द वेरियस मूव्स। आप अपना ब्यूटी, सुंदरता को दिखाते हैं बॉडी के वेरियस मूव से। आप स्पिन मारते हैं, घुंघरू के, आप जो घुंघरू और तबला के साथ कोऑर्डिनेशन, जुगलबंदी करते हैं, तो आप इसमें प्योर डांस स्टेप्स दिखाएंगे, ब्यूटी आप दिखाएंगे बाय मेकिंग द वेरियस मूव्स। नृत्य जो है इट इज शोइंग द ब्यूटी बाय मेकिंग, इट इज शोइंग ब्यूटी बाय वेरियस मूव्स। व्हाट इज नृत्य? जब आप अपने डांस फॉर्म में एक्सप्रेशन को लेकर आते हैं, जब आप डांस फॉर्म में देखते हैं, अगर माधुरी दीक्षित के डांस को इसलिए अच्छा कहा जाता है कि उनके डांस में एक्सप्रेशन होता है, इसलिए वो इतनी अच्छी डांसर हैं। तो नृत्य में आप एक्सप्रेशन आएगा, स्माइल आएगा, आंख का मूवमेंट होगा, बॉडी का मूवमेंट होगा। तो अगर डांस में एक्सप्रेशन है तो वो डांस में एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये कहता है सेकंड जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है नृत्य। और डांस में नाटक भी होना चाहिए, मतलब डांस में अभिनय होना चाहिए। नाटक मतलब डांस में अभिनय होना चाहिए। तो जो भी डांस में नृत्य का भी कंपोनेंट है, नृत्य का भी कंपोनेंट है, नाटक का भी कंपोनेंट है, वो डांस क्लासिकल डांस कहलाएगा। और संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से मात्र 8 डांस में ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं। और वो 8 डांस कौन हैं? एक है भरतनाट्यम, तमिलनाडु की डांस है। कथकली केरला की डांस है। कथक, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश, या इसको आप नॉर्थ इंडिया भी कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का डांस जो है ये है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की डांस है। मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, सतरिया डांस असम का बहुत फेमस डांस है, मोहिनीअट्टम केरला का डांस है। तो यही 8 डांस फॉर्म हैं विच आर वेरी क्लोज टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द नाट्य शास्त्र। तो ये चीज़ कंसेप्चुअल है और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, केवल आप इसको रटेंगे नहीं। तो इतना हमारा बात हो गया। अब थोड़ा हम लोग कथक पर आ जाते हैं। ये कथक जो डांस फॉर्म है, ये महिला हैं। अगर आप इनका कॉस्ट्यूम देखें तो कथक जो डांस फॉर्म है इसमें पर्शियन कॉस्ट्यूम आपको दिखता है। पर्शियन कॉस्ट्यूम क्या है? चूड़ीदार पैजामा है और लॉन्ग कुर्ता है। ये पर्शियन कॉस्ट्यूम्स है। कथक में आप देखेंगे कि यू विल फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये मिक्स है, यू विल फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कल्चर, अरब्स। क्यों? इसको हम लोग डिस्कस इसलिए कर लेते हैं कि अगर आप अपने भारत को देखेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया में चलता है। नॉर्थ इंडिया में चलता है तो नॉर्थ वेस्ट से लोग आते हैं। मुगल का
आगमन होता है, फिर बाद में ब्रिटिशर्स का आगमन होता है। तो ये जो आते हैं और यहाँ पे हमारा अपना कुछ लोकल कल्चर है, यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया में लोकल कल्चर है। तो ये लोकल कल्चर और विदेश का जो कल्चर है उनका एक फ्यूजन होगा और इनके एमलगमेशन से जो निकलता है, इनके जो एमलगमेशन से जो निकलता है वही कथक होता है। तो कथक इंडिजिनियस नहीं है, कथक में आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, अरबियन इन्फ्लुएंस दिखेगा, थोड़ा सा ब्रिटिशर्स का भी इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो एक एमलगमेशन है हमारे लोकल कल्चर से। जबकि भरतनाट्यम अगर आप देखेंगे, मोहिनीअट्टम देखेंगे, कुचिपुड़ी देखेंगे, तो ये डांस फॉर्म कंप्लीटली इंडिजिनियस हैं। इसलिए इंडिजिनियस है क्योंकि इसमें बाहर का मिक्सिंग नहीं हो पाया है, क्योंकि बाहर से आप डिस्टेंस भी देखेंगे तो बाहर से इंक्लूजन आप नॉर्थ वेस्ट से एंट्री हुआ है और यूजुअली यहीं पे लोग कंसंट्रेटेड रहे हैं जो बाहर के लोग हैं। तो यहाँ की जो डांस फॉर्म है वो इंडिजिनियस है। इस पर हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। तो आप अगर कॉस्ट्यूम देखेंगे कथक डांस का तो पर्शियन कॉस्ट्यूम होता है, चूड़ीदार पैजामा होता है, लॉन्ग कुर्ता होता है। इस डांस फॉर्म में घुंघरू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो घुंघरू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग आगे देख लेंगे। तो घुंघरू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एक डांस फॉर्म में एक कंपोनेंट है स्पिन। तो अगर आप मुझे 3 कंपोनेंट पूछेंगे जो कथक का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका कॉस्ट्यूम जो पर्शियन कॉस्ट्यूम है, घुंघरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे रोल है, और तीसरा है स्पिन। बीच बीच में जो कथक करने वाले लोग हैं वो स्पिन मारेंगे, चक्कर काटेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से भारतनाट्यम को आप देखेंगे तो उसको फायर डांस कहा जाता है, उसमें भी कॉस्ट्यूम का रोल है, पर उसमें चक्कर स्पिन नहीं मारा जाता है। वो जो डांसर वो नीचे बैठ जाती है और इस तरह से लगता है कि फ्लेम की लपट उठ रही है, तो वो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको फ्लेम डांस कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप कथक को देखेंगे तो उसका स्पिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कथक जो म्यूजिक फॉलो करता है वो है ध्रुपद म्यूजिक। ध्रुपद म्यूजिक क्या है? ध्रुपद एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है और 8 क्लासिकल डांस में मात्र कथक है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक को फॉलो करता है। बाकी 7 जो हैं, बाकी जो डांस फॉर्म्स हैं, जैसे उड़िया है वो अपना उड़ीसा लैंग्वेज को फॉलो करता है, बाकी जो है अपने कर्नाटिक म्यूजिक को फॉलो करते हैं। पर ध्रुपद म्यूजिक जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक है और कथक केवल एक डांस फॉर्म है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक को फॉलो करता है। ये आप थोड़ा सा देखें, इसमें भी चूड़ीदार है और लॉन्ग कुर्ता है, घुंघरू है और स्पिन है। थोड़ा सा हम लोग देख लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में आप देखेंगे तो इसमें 6 राग की बात की गई है। कर्नाटिक म्यूजिक को देखेंगे तो इसमें 72 राग की बात की गई है। हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक टाइप है, उसका नाम है ध्रुपद। हिंदुस्तानी म्यूजिक को आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडिजिनियस नहीं है। अभी हम आपको बताया जब कर्नाटिक म्यूजिक है ये कंप्लीटली इंडिजिनियस है। इसमें मिक्सिंग नहीं हो पाया है क्योंकि यूजुअली जो बाहर से लोग आए हो, नॉर्थ वेस्ट से आए हैं, पंजाब सिंध की तरफ से आए हैं, दिल्ली नॉर्थ बिहार में रहे हैं और वहीं पे कल्चर पे फ्यूजन हुआ है, एमलगमेशन हुआ है। पर कर्नाटिक म्यूजिक एकदम इंडिजिनियस है, अभी भी ओरिजिनल है, अभी भी प्योर है। और कर्नाटिक म्यूजिक जो है इसमें जो आर्टिस्ट है उसको फ्रीडम नहीं दिया जाता है। फ्रीडम इन द सेंस व्हाट, वो इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता है, जो बेसिक रूल्स हैं उसी को फॉलो करेगा। और इसमें इंस्ट्रूमेंट की प्रधानता है। इसमें आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट की प्रधानता है और जो गाना गाया जा रहा है, जो म्यूजिक है वो सेकेंडरी है, इंस्ट्रूमेंट की प्रधानता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट मृदंगम आप देखते होंगे कि बजता है, यहां पर फ्रीडम अलाउड है आर्टिस्ट को। फ्रीडम इन द सेंस आर्टिस्ट रोमांस का भी गाना गा सकता है, इमोशनल गाना गा सकता है, पर कर्नाटिक में रोमांस का प्रधानता नहीं है, यहाँ पर इमोशंस का प्रधानता है। इमोशंस मतलब डिवोशन। आप देखेंगे कि यूजुअली कर्नाटिक म्यूजिक भगवान को डेडिकेटेड होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये कर्नाटिक म्यूजिक कंप्लीटली इंडिजिनियस है, हिंदुस्तानी म्यूजिक अमलगमेशन है, और जो कथक जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक को फॉलो करता है, ना कि कर्नाटिक म्यूजिक को फॉलो करता है। अब हम लोग अंतिम पार्ट में चलते हैं कि ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यही 6 कंपोनेंट आप किसी भी कथक डांस में यही 6 कंपोनेंट पाएंगे। क्या ये 6 कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट है आनंद। जब भी कोई आर्टिस्ट आएगा अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करेगा, तो जो इंट्रोडक्शन है वो नाट्य शास्त्र की भाषा में आनंद कहा जाता है। दूसरा है थाट। जो भी है वो शुरू में
सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी दिखाएगा। सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी रहेगा। जो सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी रहता है उसको कथक की भाषा में हम लोग थाट बोलते हैं। तीसरा स्टेप सॉफ्ट मूवमेंट से आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे कि यहां पे तबला वादक बहुत तेज तबला बजाएगा और जो डांसर है उस तबला के साथ जुगलबंदी करना स्टार्ट करेगा, उसके बीट के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा, घुंघरू के साथ उसको आप देखेंगे मूव करना स्टार्ट करता है, जुगलबंदी करना स्टार्ट करता है। तो जुगलबंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कथक डांस है, जहां पर डांसर और तबला वाला, तबला इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक, दोनों में जुगलबंदी होगी और इसी में कथक का कहा जाता है कि सार जुगलबंदी में है। तीसरा उसका जो कंपोनेंट है वो है पदांत। जब डांसर जो है वो बोल, व्हेन डांसर रिसाइट्स द बोल, आप देखेंगे कि बीच बीच में जो डांसर है वो कुछ बोल रही है या बोल रहा है, तो ये जो डांसर जब बोल रिसाइट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं पदांत। तीसरा है तराना। जब इंड होने लगता है तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, वेरी फास्ट मूवमेंट बिफोर द इंड, वेरी रिदमिक मूवमेंट आप लिख दीजिए। इट इज अ वेरी रिदमिक मूवमेंट। खत्म होने से पहले बहुत ही एक रिदमिक और बहुत ही माहौल बन जाता है। आप यूट्यूब पर जाकर कभी एक कथक डांस का देखेंगे तो ये सारे कंपोनेंट पाएंगे। तो इट इज अ वेरी रिदमिक मूवमेंट बिफोर द एंड। और जो क्रमलय है इट इज द कंक्लूजन ऑफ द डांस फॉर्म, कंक्लूजन ऑफ कथक। विथ वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग फुटवर्क। इसीलिए आपको मैंने पहले बताया कि इस डांस फॉर्म में घुंघरू का बहुत योगदान है। बहुत तेजी से मूवमेंट होगा पैर का, आप देखेंगे कि अप डाउन, अप एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ये जमीन पर है और दोनों का जो मूवमेंट होगा, अप और डाउन का जो मूवमेंट है, यही इंड होने लगता है और इसको कहा जाता है क्रमलय। एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द कथक डांस। तो आप देखेंगे कि इसमें घुंघरू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रिदमिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी है वो स्पिन के थ्रू मिलता है। तो इस तरह से आप डांस फॉर्म को थोड़ा यूट्यूब पर देख लेंगे तो बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा और यही कंपोनेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपके लिए मेंस के लिए या प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।